नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कि हमने जो भी सर्किल में अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, उसका पूरा एक सार हम यहाँ पढ़ने वाले। शुरू में हमने पढ़ा कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, सर्किल होता है। और इस परिधि से सेंटर तक उस बिंदु से उस सर्किल परिधि की जो दूरी होती है उसको अपने त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और डी क्या होता है, डायमीटर होता है। जो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, जो सेंटर से जाए वो। और ये सबसे बड़ी जीवा भी होती है, ये सबसे बड़ी जीवा भी होती है। ऐसी लाइन जो वर्त की दो परिधियों को टच करे लेकिन वर्त के अंदर यानी सर्कल के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जबकि ऐसी लाइन जो कि एक सर्किल को दो बिंदुओं पर काटे तो उसे अपने छेदक रेखा यानी सेकेंट बोलते हैं। ठीक है, छेदक रेखा या सेकेंट बोलते हैं। ऐसी लाइन जो वर्त को एक ही बिंदु पर टच करे उसे अपने टेंजेंट बोलते हैं। ये आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जीवा की। वर्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, जीवा को अंग्रेजी में कोड बोलते हैं। क्या होती है, डायामीटर यानी कि व्यास होती है। अगर जीवा से अगर वर्त के सेंटर से जीवा पर लंब खींचा जाए, अगर वर्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाए तो वो जो लंब है जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर जीवा परिधि पर थीटा एंगल बनाती है तो वो केंद्र पर कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा एंगल बनाएगी। यह भी अपनों ने पढ़ा था। इसके अलावा और अपने जीवा के बारे में क्या पढ़ा था उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके अलावा कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवों की लंबाई हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कहने का अर्थ, अगर ये केंद्र से h दूरी पर है, ये भी h दूरी पर है, तो सी डी बराबर ए बी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस साइड है। ठीक है, हमेशा इनकी दूरी, अगर ये केंद्र से दूरी समान दूरी पर है तो इन जीवों की लंबाई भी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसके बाद अपने पढ़ा था छेदक रेखा के बारे में। छेदक रेखा वो रेखा होती है जो वर्त को दो बिंदुओं पर काटती है। इसके बारे में एक थ्योरी आपने पढ़ी थी, ए बी सी, ये मान लीजिए पी पॉइंट है, इसे आपने ए मानते, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते, इसे डी। आपने पढ़ा था पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी। अगर ऐसी ही लाइन वर्त के अंदर हो तो ये जो दो जीवाएं हैं ये एक दूसरे को कट कर ये पी पॉइंट पर ए बी, ये सी डी, तब यही होगा ए पी गुणा में बी पी या पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी। ओके, अगर एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो तब इसे भी आपने पढ़ा था। तब क्या होगा, अगर एक छेदक रेखा वर्त को ए और बी पॉइंट पर काट रही है तब पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। ये भी आप उन्होंने पढ़ा था। इसके अलावा अपनों ने कुछ इनके स्पर्श रेखा और जीवा के बीच के संबंध के बीच जो एंगल का संबंध उसके बारे में पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था कि अगर किसी वर्त की जीवा स्पर्श रेखा के साथ थीटा एंगल बनाती है तो वो पृथ्वी पर कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल ही बनाएगी। ये आप लोगों ने पढ़ा था। अब बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, यानी पी ए बराबर पी बी होता है। इसके साथ आपने ये भी पढ़ा था कि
ये ओ है कि पी ओ ए ओ लंब होगा पी ओ पर, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो हमेशा, यानी कि बी ओ लंब होगा, ये पी ए लिखना था गलती से लिखा गया, ये पी बी पर लंब होगा। यानी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा टेंजेंट के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी या इसके परपेंडिकुलर होगी। ये अपनों ने पढ़ा था। और ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके अलावा ये अपनों ने ये भी सिद्ध किया था कि एंगल ओ प्लस एंगल बी पी, यानी कि ये एंगल और ये इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसके साथ अगर ए पी इस लाइन को, अगर ओ पी ए पी नहीं ओ पी को अगर मिला दिया जाए, अगर ओ पी को मिला दिया जाए तो ये लाइन एंगल ओ को बराबर बराबर मान लीजिए थीटा थीटा हो गया, और एंगल पी को बराबर बराबर दो भागों में बांट देंगे, यानी कि ये एंगल बाइसेक्ट का काम करेगी। इतना अपने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में। उससे पहले अपने ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक वर्ग ऐसा सर्किल बना हुआ है, एक ऐसा सर्किल बना हुआ है जो इसकी प्रत्येक भुजा को टच कर रहा है, तब अपने लिख सकते हैं कि आर इक्वल क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, आर इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में पेरीमीटर। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हो, आप इसे प्रूव भी कर सकते हो कि आपको पता है ये 1/2 कितना 1/2 होता है, 1/2 इंटू इसका बेस इंटू हाइट, और इसका हाइट का काम कौन करेगा, यहाँ इसकी रेडियस काम करेगी। इसी तरह आप इसको अगर जोड़ोगे तो ट्राइंगल का जो कुल एरिया आएगा उसके इक्वल आपको क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर इंटू आर आएगा। तो अपने निकाल सकते हैं इसका जो रेडियस होगा उसको निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर। S4 क्या है, पेरीमीटर है, जिसे आप इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर यही ट्राइंगल हो, इसके चारों ओर बाहर एक सर्किल बना हो, तब इसके रेडियस में और इसके एरिया में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तब रेडियस ऑफ ट्राइंगल, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, रेडियस ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए बी सी। यहाँ क्या है, इस ट्राइंगल की भुजाएं हैं, इस ट्राइंगल की क्या है, भुजाएं हैं। 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं फिर मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ कि आर यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल है, उसका जो रेडियस है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। ये थी इसके बारे में बात। अगर क्या हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, क्या हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, यानी कि ए हो, उस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, तब भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, आप बड़े आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उस केस में आर ए बी सी आप देखो ए इंटू ए और आपने 4 इंटू √3/4 A², ऐसा आप लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ से 4 से 4 कट, A² से A² कट, आर इक्वल क्या आ गया, A/√3। बड़ा सिंपल वे में आपने इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद अपने बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक ऐसी आकृति होती है जिसके अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं ना, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल ए प्लस सी इक्वल और किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री का होता है। अपोजिट ट्राइंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये अपनों ने बात की थी। एक मैं यहाँ पॉइंट मिस कर गया था, वो ये पॉइंट था कि अगर किसी भी डायामीटर से वर्त की परिधि पर या सरकमफ्रेंस पर अगर एंगल बनाया जाए तो हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और ये थ्योरम आपने सिद्ध भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है ये जो जीवा या कोड है ये सेंटर पर कितना एंगल में 180 बना रही है, तो इसका हाफ क्या बनेगा? परिधि पर बनेगा। ये अभी जस्ट दिमाग में आया था। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे थे। अब अगर कैसा भी एक ऐसा साइकिल क्वाड्रिलेटर बनाया जाए जो एक वर्त के चारों ओर हो, उस केस में तो ध्यान रखना, उस केस में अपने क्या करेंगे? क्या थ्योरम रहती है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो उस केस में ध्यान रखना कि जो फ्रंट जो ये भुजाएं होती हैं इनका योग हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। जो आमने सामने भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसके रेडियस के और इसके एरिया के बीच का जो संबंध है वो आप निकालेंगे। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप क्या बना लीजिएगा? ट्राइंगल, और इसकी रेडियस स्पर्शरेखा पर क्या बनाती है? टेंजेंट पे क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका रिलेशन आपके सामने होगा। वैसे तो मैं बता ही देता हूँ, सेम टू सेम यही रिलेशन है कि आर इक्वल डैश डैश। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम ट्राइंगल का निकाला, वैसे ही इसका आपने निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है किसी वर्त के अंदर, उसके बारे में। ये वर्त के अंदर बना उसके बारे में। इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है, एक भुजा डी है। ए बी सी और डी, इसे अपनों ने पी मानते हैं डायगोनल को, इस डायगोनल को अपने मानते हैं क्यू। तो यहाँ एक टोलेमी थ्योरम अपनों ने की थी। टोलेमी थ्योरम क्या कहती है? ठीक है, अब टोलेमी थ्योरम अपने को क्या कहती है? टोलेमी थ्योरम कहती है कि जो आमने सामने भुजाओं का जो इनका डायगोनल है, इनका जो मल्टीप्लाई है P इंटू क्यू, इनका जो मल्टीप्लाई है P इंटू क्यू किसके इक्वल होगा? A इंटू सी, आमने सामने भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होगा, यानी कि A इंटू सी B इंटू डी। टोलेमी थ्योरम के अनुसार डायगोनल का जो मल्टीप्लाई होता है पी क्यू, वो किसके इक्वल होता है? ए सी प्लस बी डी, यानी कि आमने सामने भुजाओं का गुणनफल फिर उनका योग उसके बराबर होता है। इसके साथ ही अपनों ने निकाला था कि P अपॉन क्यू, यानी कि इन दो डायगोनल के बीच का जो रेस होता है वो क्या होता है? बड़ा सिंपल निकाला था अपने ने लिखा था ए डी प्लस बी सी। अब आ जाइए अपने क्यू वाली साइड में, सी डी प्लस ए बी, ये होता है। यहाँ से अपनों ने पी और क्यू की क्या निकाल ली थी? वैल्यू निकाल ली थी, जो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से पी की वैल्यू अपनों ने क्या निकाली थी? पी की वैल्यू अपनों ने इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके अपनों ने पी की वैल्यू निकाली थी, जो कि कुछ इस तरह से है।
ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी डी और सी डी प्लस ए बी। जबकि क्यू की वैल्यू जो थी, इनको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। सी डी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी डी, सी डी प्लस ए बी, सॉरी ये लिखना था ए डी प्लस बी सी, ये आ गई क्यू की वैल्यू। ओके, इसके बाद अपनों ने क्या निकाला था, इसका फार्मूला अपनों ने निकाला था परमेश्वर फार्मूले से, इसका एरिया निकाला था, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला, जो कि क्या आया था, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आया था वो क्या आया था, 1/4R ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस कुछ खास नहीं है, देखो ए बी प्लस सी डी, अब ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कर दो, बाकी जो बच्चा उनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, यानी कि बी डी, और लास्ट में क्या बचा, ए डी। फिर उसके बाद अपने पास क्या बचा, बी सी, तो बी सी का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। ये रहा अपना परमेश्वर फार्मूला। इसी के साथ अपनों ने ब्रह्मगुप्त फार्मूला भी किया था, ब्रह्मगुप्त एरिया का फार्मूला भी किया था। वो फार्मूला क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो फार्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, जहाँ एस क्या है, पेरीमीटर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। हाँ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ही बात हो रही है। ओके, इतना अपन ने किया था। इनका बीच का रिलेशन निकाल कर अपना आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस ये दोनों फार्मूले याद हो तो आप यहाँ आर की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अपनों ने बात की थी कि ये जो पॉलीगन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स, यानी जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, एन भुजाएं यानी कि एन साइड्स होती है, उस केस में एरिया ऑफ पॉलीगन अपॉन में पेरीमीटर, उनका पेरीमीटर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, y/2। वाई यहाँ क्या, सेंटर से यानी कि पॉलीगन के सेंटर से साइड पे खींचा गया लंब है, जो कि लंब यानी परपेंडिकुलर, जो कि साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, जो क्या करता है, उसको समद्विभाजक करता है, उस लाइन को बराबर दो भागों में बराबर करता है। ठीक है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, y/2, y/2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, y है। अपने ने इसको यहाँ तक कर लिया था। इसके अलावा अपनों ने और क्या पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा था। और ये लगभग आपकी सर्किल, हाँ 2 पॉइंट और रहेंगे भी। उसके बाद अपनों ने स्पर्श रेखा, कॉमन जो स्पर्श रेखा, उनकी लंबाई के बारे में पढ़ा था। इनके बीच की, सर्कल के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो इनकी लंबाई टी से डिनोट करता हूँ। ये T1 है और ये T2 है। T1 की लंबाई क्या होगी, T1 की हुई d² माइनस R1 माइनस R2 की स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस क्या है, R2 है। और T2 ये जो तिर्यक स्पर्श रेखा होगी, कॉमन स्पर्श रेखा होगी, इसकी लंबाई, कॉमन स्पर्श रेखा की मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कॉमन टेंजेंट की बात बता रहा हूँ, इसकी लंबाई की बात बता रहा हूँ। ओके, तो d² माइनस R1 प्लस R2 की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर ये वर्त एक दूसरे को टच करते हो तब आपको पता है यही एक स्पर्श रेखा बनेगी, या ये नीचे बनेगी, जो कि लंबाई में समान होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, आप बड़े आराम से यहाँ इसका फार्मूला अप्लाई कर क्योंकि आपको पता है इस बार डी क्या होगा आपके लिए, R1 प्लस R2 होगा। इसको आप अगर अप्लाई करोगे तो इस टी की वैल्यू आपके लिए क्या आएगी, 2 रूट में R1 इंटू R2 आएगी। ठीक है,
उसके बाद अपने बात करते हैं कॉमन कोड की। अब कॉमन कोड में 2 केस में होते हैं। पहला केस, अगर इनकी त्रिज्या एक दूसरे के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। क्या बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। जीवाएँ क्या, सॉरी, त्रिज्या एक दूसरे के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री। इस तरह कट करें, 2 वृत्त एक दूसरे को इस तरह कट करें कि उनकी जीवाएँ एक दूसरे से क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। या यूँ कह सकते हैं कि उनकी त्रिज्याएँ एक दूसरे के लिए क्या काम करें, टेंजेंट का काम करें। तब अपने लिए जो फार्मूला बनने वाला है किसका, इस कॉमन कोड यानी जीवा का, तब वो क्या रहेगा उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो ये रहता है ए बी। वैसे निकालना आगे मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो इसका एरिया फार्मूला क्या होता है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट, तो R1 इंटू R2। और सिंपल ये जो लाइन खींची जा रही है और ये जो D है ये इस पर क्या रहेगी, लंब रहेगी। D क्या किसे बोल रहा हूँ, जो ये O1 और O2 यानी कि जो इन सेंटर के बीच की दूरी है इसे मैं D बोल रहा हूँ, इस पर ये क्या रहेगी, लंब रहेगी। तो यहाँ से आप बड़े आराम से इसका फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा, 2R1 इंटू R2 अपॉन में D। ये कब आएगा, तब R1 R2 पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। या एक केस क्या बनता है, जब एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हो, उस केस में ये जो अपने पास जो यहाँ जो अपने पास ट्राइंगल बनेगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। उस केस में उसकी हाइट का जो फार्मूला आपको पता ही है, वो क्या रहता है, √3/2 गुणा में ए। ठीक है, √3/2 गुणा में ए। यहाँ अपने ए बी का क्या ले लेंगे, डबल लेना है, क्योंकि ये जो हाइट, जो ये लाइन होती है ए बी, तो ये जो लाइन है डी, ये इसे ए बी को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ जो ए बी की लेंथ आएगी, अगर ये एक दूसरे सेंटर से, ये वर्त एक दूसरे सेंटर से जाए तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। यहाँ जो बनने वाला ट्राइंगल है वो भी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा रखा है, कृपया कर उस क्लास को देखिए। तो उस केस में अपने पास जो इसका ए बी का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, उसकी अपनी बात कर रहे हैं। तो वो आएगा √3 गुणा में R। बिल्कुल बेसिक आ गया। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मैंने प्रूव नहीं कराया, उम्मीद करता हूँ आप इसे प्रूव खुद से करेंगे। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हों, R1 ये R2 और इनके बीच की दूरी D दे रखी हो, और ये ना ही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, ना ही ये 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उस केस में कैसे ज्ञात करेंगे साइड को, यानी कि ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे। उस केस में देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए, R1 + R2 + D, R1 + R2 - D। एक बार इसे माइनस कर देना है, फिर R1 - R2 + D। अब R2 को माइनस कर देना है, फिर इसी तरह R2 - R1 + D, यानी कि एक बार R1 को माइनस कर देना है अपॉन में D। अगर रीअरेंज करके लिखना चाहो तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, R1 + R2 + D, R1 + R2 - D, R1 + D - R2, R2 + D - R1 अपॉन में D। तो ये इतना कुछ अपनों ने अभी तक पढ़ा है, और ये अपना क्लास का जो भी था उसका सारांश था। उम्मीद करता हूँ आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। इसी तरह की क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।